अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटोप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। सो जैसा कि आपको पता है कि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है और उसको हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि उसका वज़न हम कर सकें? तो अगर आप इस चीज़ का जवाब चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मॉलिक्यूलर आयन, जैसा कि आपको पता है कि एटम जो कि एक न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होता है और उसके अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं, जैसे कि ये शेल मैंने बनाया है अभी। तो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जब इसमें से हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है इस शेल से। तो जब ये इसमें से बाहर निकलता है तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और वो एक आयन बन जाता है। सिमिलरली अ मॉलिक्यूल में आल्सो लूज और गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह एक मॉलिक्यूल में से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है या उसमें आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो उस मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे कि CH4 एक मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। तो जो CH4 है वो एक मॉलिक्यूल है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पे CH4 पॉजिटिव चार्ज आता है और ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह CH4 प्लस एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह CO प्लस है और N2 प्लस है। उसके बाद वो कहता है कि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन द एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। तो केटाइनिक जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब सवाल पैदा होता है कि इन मॉलिक्यूलर आयंस को हम कैसे जनरेट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और जब हम इसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम है हमारे पास जो कि हाई एनर्जी है जिसके पास, और इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की फॉर्म में और एक्स-रेज़ की फॉर्म में यहाँ से पास करवाते हैं। तो जो गैस के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये हाई एनर्जी इनको मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को और ये बाहर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और इस तरह इस पर पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको समझाने के लिए पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ए और एक है बी। ए का जो साइज़ है वो बी से बड़ा है और ए का वज़न मैं कहता हूँ कि 12 kg है जो हमें पता है, लेकिन इसका बी का हमें वज़न नहीं पता। मैं जब इसको एक वे बैलेंस पे रखता हूँ, इसको आप एक वे बैलेंस कंसीडर कर लीजिए, और ए को यहाँ पे रखता हूँ और बी को यहाँ पे, तो क्या होगा कि जो आपका वे बैलेंस है वो इस तरह से टिल्ट हो जाएगा क्योंकि ए का वज़न ज़्यादा है बी से। तो अगर मैंने इन दोनों को इस यानी कि वे बैलेंस को इक्विलिब्रियम पे लाना है यानी कि बराबर करना है तो मुझे ए को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होगा। तो इसीलिए जो ए है उसको मैं 12 डिवाइडेड यानी कि 12 इक्वल हिस्सों में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ और एक हिस्से का वज़न मैं कहता हूँ कि वो 1 kg के बराबर है। तो जब मैं अब इसको वे बैलेंस में इसका एक हिस्सा रखता हूँ तो बी का वज़न यानी कि ये वे बैलेंस बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वज़न 1 kg है तो इसका कितना होगा, हाँ इसका वज़न भी 1 kg होगा। तो इस तरह हमने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन करके हमें बी का वज़न मालूम हो गया और हमने ये चीज़ अहस की कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी इज़ 1/12 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, यानी कि बी का जो वज़न है वो ए का 12वां हिस्सा है। अगर ए को 12 हिस्सों में डिवाइड करूं
तो तब वो बी के बराबर होगा। इन द सेम वे वी कैन मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। इसी तरह हम अपने एटम का जो मास है वो मेजर करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं। किसी एक चीज़ को हम स्टैंडर्ड मानते हैं, जैसे कि इस केस में मैंने लास्ट केस में मैंने पीस को स्टैंडर्ड माना और कहा कि ये 1 kg है, और उसको बी से कंपेयर किया और ये दोनों बराबर हो गए तो मैंने इसको भी 1 kg कह दिया। इस तरह एटम में भी हम कार्बन 12 को अपना एक स्टैंडर्ड मानते हैं, और एक कार्बन 12 है उसको 12 इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको दूसरे एटम से C12 is compared with other atoms, क्योंकि हमने इसको एक यूनिट असाइन कर दिया होता है और फिर हम उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं। इसके बाद आती है जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का, हम उसको कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेशन बराबर होता है मास ऑफ द एटम। जिस भी एटम का आपने मास यानी कि फाइंड आउट करना है, उस यानी कि कोई भी एटम है उसका यहाँ पे जितना भी मास है आपके पास उसको यहाँ पे रख दो और डिवाइड कर दो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के एटम से। अगर इसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आपने मैग्नीशियम का फाइंड आउट करना है कार्बन 12 के हिसाब से, अगर आपने कंपेयर करना है एक पीस को कार्बन के मैग्नीशियम के एटम से, तो उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं इस्तेमाल करूँगा और वो बराबर होगा मास ऑफ मैग्नीशियम। मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है और 1/12 इंटू मास ऑफ C12 वो 12 होगा, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो अब आ जाएगा हमारे पास 24। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास की अब मैं डेफिनेशन करवाने लगा हूँ जो कि बुक में लिखी हुई है। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम, दिस इज एन ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 12। तो वो कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास है जिसको हम कार्बन 12 से मेजर करते यानी कि कंपेयर करते हैं। जिस तरह के लास्ट इधर मैंने किया कि हम किसी भी एटम के मास को उसके कार्बन 12 से हम कंपेयर कर रहे हैं, और जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी उसमें भी हमने जैसे कि एक बड़े पीस को छोटे में कन्वर्ट किया और हमने कंपैरिजन किया। इसी तरह यहाँ पे भी किसी भी मास के एटम को जो कि किसी एलिमेंट का है, अब एलिमेंट एक बड़ा यानी कि आप कह लें कि एक बड़ा यूनिट है जिसमें छोटे छोटे यूनिट एटम्स होते हैं, और जो एटम है यानी कि ये एक बड़ा साइज़ का एक एलिमेंट है और इसमें एटम्स मिल के इसको एलिमेंट बना रहे हैं, और ये जो छोटा यूनिट है ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स के सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, ये डिफरेंट एटम्स नहीं है। बल्कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं और एक बड़ा सा एलिमेंट हाइड्रोजन का बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12, जिसको हमने 12 माना हुआ है। द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव जैसे हम किसी का वज़न करते हैं तो केजी में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। जैसे कि आप बाज़ार से चीनी लेने जाओ तो आप कहते हो 5 किलो चीनी दे दो, 1 किलो दे दो, तो उसका यूनिट हम रखते हैं किलो। इसी तरह रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट हम रखते हैं वो है एटॉमिक मास यूनिट, एंड इट इज़ दी 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम के एक कार्बन एटम के मास का वो 12वां हिस्सा है, यानी कि कार्बन इतना बड़ा है तो उसका 12वां हिस्सा जो है वो 1 AMU है। जैसे उसको मैंने पहली एग्जांपल में बताया 1 kg मैंने माना, तो यहाँ पे एटम के केस में इसको 1 AMU कह देते हैं, और इसके हिसाब से फिर हम वे बैलेंस पे
ये मिसाल के तौर पे डिफरेंट एटम्स को रखते हैं यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम को रखा और देखा कि यहाँ पे ये कितने पीसीज आएंगे, तो इसके अगर 24 पीस ये वाले मैं यहाँ पे रखूँगा तो वो मैग्नीशियम के बराबर होंगे। तो इस तरह हमने कह दिया कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो 24 है। इसी तरह हम कंपैरिजन करते हैं। और इसी तरह उन्होंने कहा कि ऑन कार्बन 12 के रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ C12 वो 12 है, यानी कि इसके 12 रखूँगा तो वो 12 के बराबर आएगा कार्बन के। और डेट ऑफ हाइड्रोजन वो 1 AMU है। अगर मैं कार्बन 12 को 12 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ और इसका एक ये पीस लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, फॉर एग्जांपल एक वे बैलेंस में रखता हूँ इसको मैं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का रखता हूँ, तो ये एक AMU है, तो ये भी अगर बराबर है तो ये भी एक AMU ही होगा। इसी तरह हमने हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया, इसी तरह ही हमने मेजर किया, कंपैरिजन किया और ऑक्सीजन का। तो ये डिफरेंट टेबल हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे क्लोरीन है, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिया। अब वो आगे कह रहा है द masses ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वी डोंट हैव एनी बैलेंस टू वेस्ट सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल मास। तो जो एटम का जो मास है वो बहुत ही छोटा होता है और हमारे पास कोई भी ऐसा वे बैलेंस नहीं है, ऐसा कोई भी फिज़िकली जो ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वे बैलेंस, ये फिज़िकली मुमकिन नहीं है, नो फिज़िकल अपीयरेंस, बल्कि ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। और हमने आज के ज़माने में ये पहले हम ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आज के ज़माने में ये पॉसिबल है कि हम एटम का जो मास है वो मेजर कर सकते हैं, और उसके लिए मास स्पेक्ट्रोमीट्री इस्तेमाल होती है। ये एक टेक्निक है जिसमें हम मास ऑफ एटम फाइंड आउट करते हैं। मैसेज ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं क्योंकि हम उसको तो अपने आंख से देख भी नहीं पाते। वी डोंट हैव एनी बैलेंस टू वे सच एन एक्सट्रीमली स्मॉल मास, हमारे पास कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं है कि हम इस छोटे से मास को मेजर कर सकें। डैट इज़ वाई वी यूज़, इसीलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल का यानी कि सहारा लेते हैं इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। एटॉमिक मास, अब मैंने आइसोटोप को समझाना है तो उसके पहले कुछ सिंपल टर्म्स हैं, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर होता है, पहले नंबर पे मैं एटॉमिक नंबर बताने जा रहा हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। आपको पता है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है, इसको आप न्यूक्लियस मान लीजिए, और न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, और उसके गिर्द ये शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले शेल में 2 की कैपेसिटी होती है, दूसरे में 8 की होती है। तो वो कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यानी कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और हम एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फोर्स को F से करते हैं, इसी तरह एटॉमिक नंबर को Z से करेंगे। अब एटॉमिक नंबर, एज ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। जैसे कि इसका ये मतलब है कि एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एज ऑल द एटम्स, हर एक एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स एक बड़ा यूनिट होता है, जैसे मैंने बताया उसमें छोटे छोटे एटम्स मिलते हैं जो कि एक ही तरह के होते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन को मान लो तो हाइड्रोजन आपस में मिलता जाएगा और हाइड्रोजन का एलिमेंट बना देगा, हाइड्रोजन एलिमेंट बनेगा जो कि एक बड़ा यूनिट है, और हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे जो आपस में मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो एटम्स हैं जो अंदर प्रेजेंट हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई में, तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए उनका आपस में एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स हैव, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस
में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर शेल में। ऑल द हाइड्रोजन हैव वन प्रोटॉन देयर एटॉमिक नंबर, तो उसका अगर वन प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। ऑल द एटम्स कार्बन, और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। आगे आता है मास नंबर। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये मास नंबर होता है, यानी कि मास नंबर आपका बराबर होगा, ये होगा बराबर प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के। अब आपको पता है कि प्रोटॉन्स क्या था, प्रोटॉन्स Z था जो कि एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रॉन्स को वो N से रिलेट करके वो उनको, यानी कि मास नंबर के लिए Z A का सिंबल कह रहा है, और प्रोटॉन में आ जाएगा Z और न्यूट्रॉन्स के लिए आ जाएगा N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक AMU होता है। AMU मैंने अभी आपको बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का एक यूनिट होता है, तो हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक AMU मास होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम के पास उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका मास नंबर जो होगा, जैसा कि आपको पता है Z+N होता है, तो Z यहाँ पे 1 है और N जो है वो 0 है, तो इसका मास नंबर होगा 1। कार्बन, उसके बाद कार्बन की मिसाल दे रहा है कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 6 जमा 6 12, तो उसका मास नंबर जो है वो 12 होगा। उसके बाद आइसोटोप्स की तरफ आता हूँ मैं। आइसोटोप्स में सबसे पहले एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। डाल्टन एक साइंसदान था, उसने अपनी थ्योरी में बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, उनको वर कंसिडर अलाइक इन ऑल द प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग देयर मास। तो वो उसने कह दिया कि अगर एक एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम्स हैं आपस में जो मिलकर एलिमेंट को बना रहे हैं, तो हर एक एटम का जो मास है वो सेम है, यानी कि एक जैसे ही हैं। इस एटम और इस एटम का आपस में मास भी सेम है, उसकी हर एक प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। सेम मास एंड प्रॉपर्टीज़, ये उसने कह दिया जॉन डाल्टन ने, जो कि गलत बात थी। उसके बाद आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया और हमने ये दरियाफ्त कर लिया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन पोजेस डिफरेंट मैसेज। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनके डिफरेंट मास हो सकते हैं बट द सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। सच एटम्स ऑफ एलिमेंट, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। ठीक है। सो द आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी कि ये एग्जांपल दे रहा हूँ, कार्बन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। इसका मतलब ये है कि C12 का मतलब ये है कि कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसमें 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। C13 का मतलब है, यानी कि उसका जो वज़न है वो 12, वज़न कह रहा हूँ, यानी कि उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 होगा, या मास नंबर कह सकते हो आप, वो 12 होगा। इस तरह C13 है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर। इसमें 6 था, इसमें 7 है, तो अब 13 आ गया मास नंबर आपका। ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और C14 की अगर बात करूँ तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन 8 न्यूट्रॉन, और आपका जो मास नंबर है वो आपका 14 हो जाता है। तो ये बात कह रहा हूँ कि आइसोटोप ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसे एटम्स होते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, वो सेम रहते हैं, जबकि नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से मास नंबर चेंज होता है और आपका आइसोटोप बन जाते हैं वो एक ही एटम के डिफरेंट आइसोटोप। जैसे कार्बन के हैं C12, C13, C14। अब जो आइसोटोप्स हैं उसके प्रोटॉन्स की तादाद सेम रहती है। जैसे कार्बन में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 6 ही रहते हैं। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स ही रहते हैं, जो सा मर्जी आप आइसोटोप ले लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट सेम केमिकल, और जो प्रोटॉन्स बराबर हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं तादाद में, और जब ये बराबर होंगे तभी तो एटम पे न्यूट्रल चार्ज होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एटम इज़ न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती हैं इन द पीरियोडिक टेबल, और उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम रह जाएंगे। हाइड्रोजन का जो भी आइसोटोप है वो नंबर 1 पे ही रहेगा, कार्बन का जो भी है वो नंबर 6 पे ही रहेगा। इसके बाद है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। और इसमें भी प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स का चेंज होता है। इस तरह ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, पैलेडियम के भी 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। अबंडेंस का मतलब है कसरत, कि वो कितनी तादाद में पाए जाते हैं। तो आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर और नेचुरल अबंडेंस। तो ये फितरी अमल है, हर एक की कोई ना कोई अबंडेंस, कोई ना कोई तादाद है इस दुनिया में, हर एक एलिमेंट की। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट विच आर मैंशनड इन द लिटरेचर मोस्टली कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब जैसे ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। अब जो कार्बन 12 है ये मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है दुनिया में, ठीक है। तो इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट मोस्टली कोरस्पॉन्ड टू मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। तो अगर कार्बन की मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ तो वो और इसकी प्रॉपर्टीज़ वो सेम ही हम कह देते हैं। इस लाइन का यही मतलब है कि वो कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट विच आर मेंशन्ड इन द लिटरेचर मोस्टली कॉरस्पॉन्ड टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोरस्पॉन्ड करेंगी इस C12 को। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड, और हम इस रिलेटिव अबंडेंस को मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मालूम करते हैं, जो कि मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा और इसमें आपको समझाऊंगा कि किस तरह आप रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक टेबल है जिसमें हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स को बताया गया है और उसमें उसकी रिलेटिव अबंडेंस को बताया है कि 99.985 H1 एग्जिस्ट करता है और 0.05 ये दूसरा उसका आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। उसका मैस भी बता दिया गया है कि उसका मैस क्या है। तो ये टेबल है, आप इसको देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। At present, above 288 different isotopes occur in nature। 280 जो आइसोटोप्स हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं, जो कि नेचुरली फितरी तौर पे हैं, आर्टिफिशली नहीं हैं। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज वेल, और उसमें कुदरती तौर पर जो हैं 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। हमने कुछ आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स भी बनाए हुए हैं। इनके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी हैं जिनको हमने आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से बनाते हैं। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन एक टेक्निक है जिसे हम आर्टिफिशली हम अपने आइसोटोप्स बनाते हैं। इस आर्टिफिशियल जो कि
डिसइंटीग्रेशन एक टेक्निक है जिसको रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किया था फॉर द प्रोसेस बाय विच एटॉमिक न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन बाय बम्बार्डिंग इट विद हाई स्पीड अल्फा। हम यहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उस पे हाई स्पीड जब अल्फा पार्टिकल्स गिराते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो सकता है, ये ब्रोकन डाउन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा इसकी एनर्जी की वजह से। तो इस तरह हम डिफरेंट आइसोटोप यानी कि 1 से 2 बना दिए और ये अनस्टेबल होते हैं, ये आपस में बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग द एलिमेंट्स इज वेरिड एंड कम्प्लेक्स एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल। और वो कह रहा है कि आइसोटोप्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो वेरी कर सकती है डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि कार्बन के 3 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं। टेबल में आपने देखा होगा कि कार्बन के उसके बाद सल्फ़र के 4 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, ब्रोमीन के 2। तो वो कह रहा है कि ये सेम नेचर नहीं होती इनकी, ये डिफरेंट होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी आइसोटोप्स और वेरी करती रहती है और ये कम्प्लेक्स है, इसको याद करना मुश्किल है कि किसके कितने होंगे। टिन के 11 हैं, तो हर एक का डिफरेंट है, तो इसमें कोई एक कॉमन बिहेवियर नहीं पाया जाता। एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड हैं, उनका सेम ही एक सिंगल आइसोटोप, उनके पास सिर्फ सिंगल आइसोटोप है, तो उनको हम मोनो आइसोटोपिक कहते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ सिंगल आइसोटोप होता है। इन जनरल एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 एटॉमिक नंबर के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन आता है 1 में, और आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं कि 3 पे कौन सा एलिमेंट है और 5 पे कौन सा है। तो जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होता है वो ऑलमोस्ट पोसेस मोर देन 2 स्टेबल, तो उनके पास 2 ग्रेटर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स उनके पास होंगे। The elements of even atomic number usually have large number of isotopes, and isotopes whose mass numbers are multiple of 4 are particularly abundant. The elements of even atomic number जैसे 2, 4, 6 हो गया, वो उनके पास लार्ज नंबर उनके बहुत ज़्यादा तादाद में आइसोटोप्स होते हैं, और जो आइसोटोप्स हुज मैस नंबर, जिनका जो मैस नंबर होता है वो 4 का मल्टीपल, यानी कि जिनका मैस नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4, 8, 12 एंड सो ऑन, जो 4 का मल्टीपल होगा वो ज़्यादातर अबंडेंट, वो ज़्यादातर कसरत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ओ ऑक्सीजन है वो 8 होता है उसका मैथ नंबर, तो इसका बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। मैग्नीशियम 24 है, ये भी 4 का मल्टीपल है। सिलिकॉन हो गया, कैल्शियम, आयरन, तो ये अर्थ का 50% बनाते हैं, यानी कि अर्थ की क्रस्ट जो है आउटर लेयर को कहते हैं, अर्थ की आउटर लेयर को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो वो कह रहा है डिफरेंट लेयर्स होती हैं अर्थ की, जिसकी आउटर लेयर को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। तो वो कह रहा है कि वो जो अर्थ क्रस्ट है वो 50% इन चीज़ों से बनी होती है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 हैं। आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स दैट अकर इन नेचर, दुनिया में पाए जाने वाले 280 आइसोटोप में से जो 154 154 जो हैं उनका इवन मैस नंबर होता है और इवन एटॉमिक नंबर होता है।